हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर द्वारा लिखा गया रेलवे ग्रुप डी का यह प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 2। इसमें से आप मैथ का आज क्वेश्चन सीखने वाले हैं, वो भी 46 से लेकर के 70 तक का पूरा क्वेश्चन। और यह आज का सेट होने वाला है सेट 11, यानी सेट 11 का आज क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखते रहें। और आपको लगे कि ये नहीं हम यानी मेरा हेल्प करना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है, आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप ही लोग तो हमें बता सकते हैं क्या कि ये कैसा वीडियो बन रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो अंदर से एक जुनून होती है कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो और भी मनोबल बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। देखिएगा कि 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 1/√15 प्लस √16। इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी इतना का मान हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा कि यहां से लेकर के यहां तक लिखा गया, बीच में नहीं लिखा, यानी और भी बीच में कुछ है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए यहां पे पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, इसको देखेंगे कि हमने बताया है क्या कि जब इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि नीचे से जब ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी 1 - √2 हो जाएगा। नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, यानी एक का स्क्वायर और माइनस, हमेशा अंतर लिखना है, यानी माइनस लिखना है दोनों के वर्गों का। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, दो में से एक घटेगा तो -1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को चेंज। अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे माइनस हटाना है, जैसे मान के चलिए -1 नीचे आ रहा है, माइनस को अगर हटाना है, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर में एक रहेगा तो कोई फर्क भिन्न में नहीं पड़ता है, यानी भिन्न उतना ही रहता है। तो आप देखिएगा कि माइनस को जब हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अंश में जो दिया गया है उसको इधर से उधर लिख देते हैं। तो इधर से उधर कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक को उधर लिखेंगे और 2 को इधर लिखेंगे, ठीक है। माइनस अपने जगह रहेगा, जैसे मान के चलिए कि ये हो जाएगा आपका √2, अब माइनस में 1 हो जाएगा, तब नीचे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही काम करना है हम लोग को। और नीचे में तो 1 आ रहा है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए √2 - 1, अब बटा में 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, प्लस में देखिए इसके साथ भी वही करना है, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो √3 - √2। नीचे में देखिए दोनों के वर्गों का अंतर कीजिएगा पलट करके, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इसको देखिए जब ऊपर ले जाइएगा तो यहां पे इसको पलटेंगे तो √4 - √3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस, इसको इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा √16 माइनस में √15। अब देखिए इसके साथ क्या करना है, तो एक प्लस में √2 एक माइनस में √2 कट गया, एक प्लस में √3 एक माइनस में √3। उसी प्रकार आपका आगे भी करते रहेगा, यानी √4 से आगे का भी इस प्रकार कटेगा। और शुरू में देखिएगा कि शुरू में अगर दूसरा बचा है तो लास्ट में भी इधर से दूसरा बचेगा, ऐसा होता है ना। और शुरू में शुरू वाला बचा रहेगा तो लास्ट में लास्ट वाला बचेगा। तो यहां पे देखिएगा कि ये -1 बचा हुआ है, तो लिखेंगे -1 और प्लस में कितना है √16 है, तो -1 प्लस 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, +4 में से 1 घटाइएगा
तो 3 हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूट अंडर 5 यानी 5 का वर्गमूल है रूट अंडर 4 और करनी के पावर 3 है, यानी 4 का घनमूल है। इसका रूट अंडर 2 है, करनी के पावर 5 है। इसका रूट अंडर 3 है और करनी के पावर 7 है, रूट के पावर 7। अब इसमें से बोला है क्या कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है और हम लोगों से पूछता है क्या कि सबसे बड़ी संख्या क्या है या फिर सबसे छोटी संख्या क्या है, या बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें। तो इसी प्रकार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे निकालने का तरीका है कि देखिए 5 के पावर कुछ नहीं, यानी बेस के पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है। और यहाँ पे देखिए करनी जब हटाइएगा तो देखा जाता है कि करनी के पावर कितना है, तो करनी के पावर कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है। और जैसे ही करनी हटाएंगे तो इसके बेस के पावर के नीचे जाकर के चिपक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करनी के पावर कुछ नहीं है तो 2 छुपा हुआ रहता है और 2 यहां से हटेगा और इसके बटा में चला आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 4 के पावर कुछ नहीं तो 1 और 3 कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इसका देखिएगा कि 2 के पावर 1 और 5 कहां आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 और 7 1 के नीचे आ जाएगा, यानी 1/7 हो जाएगा। अब देखिए 1/2, 1/3, 1/5, 1/7 हरों का एलसीएम लीजिएगा, पावर में हरों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 के पावर 1/2 और एलसीएम से क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। तो देखिए 2, 3, 5 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 7 21, यानी 210 हो जाएगा, 210। तो 210 से इसमें गुना करेंगे। इसका देखिए 4 के पावर 1/3 है, 1/3 और इसमें भी एलसीएम से गुना करेंगे, यानी 210 से गुना करेंगे। 2 के पावर 1/5 है, इसमें भी एलसीएम से गुना करेंगे तो एलसीएम कितना है, 210 है। 3 के पावर 1/7, इसमें भी एलसीएम से गुना कीजिए 210 से। अब यहाँ पे देखिए कि काट करके देखिएगा इसे, तो 2 से यह कटेगा, 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10। 3 से काटेंगे 3 सते 21, यानी 70 बार में। 5 से काटेंगे तो 5, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। 7 से काटेंगे 7 21, यानी 30 बार में। अब यहां देखिए कि 5 के पावर कितना बच गया, 105। 5 के पावर 105, 4 के पावर 70, 2 के पावर 42 और 3 के पावर 30। अब यहां पे देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो 5 के पावर है। तो 5 के पावर 105 है, यानी 5 को अगर हम 105 बार गुना करेंगे तो क्या इन सभी से ज्यादा आएगा कि नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यही वाला है। और यह किसके लिए है, तो रूट अंडर 5 के लिए है। तो अतः या फिर इसलिए सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष। 40 छात्र है, नंबर इनटू एवरेज बराबर टोटल होता है। तो 40 छात्र है और औसत कितना है, 16 है। 16 चौके 64, यानी 640। कुल कितना वर्ष हो गया, 40 छात्रों का कुल आयु का योग हो गया 640 वर्ष। यदि 10 और छात्र शामिल हो जाते हैं, तो सोचिए कि 40 छात्र पहले से था और 10 और शामिल हो गया, यानी 50 हो गया। तो छात्रों के औसत आयु में 0.5 वर्ष की बढ़त हो जाती है, यानी वृद्धि हो जाती है। तो देखिए पहले 16 था, अब हो जाएगा 16.5, 16.5 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो देखिए इसको गुना करेंगे
ये हो जाएगा आपका 0 से खत्म हो जाएगा। 50 25 के 5, जैसे में देखिए यहाँ पे 50 गुने 165/10 लिख सकते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका, यानी दशमलव हट जाएगा। 50 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 आ 2, 32 के 2 हासिल 3, 5 एकम 5 आ 3 8, यानी 825 हो गया। यानी 50 छात्रों के कुल आयु का योग हो गया 825। तो बोला है नए छात्रों की औसत आयु क्या है, तो नए छात्र कितना है, 10 छात्र, जो वृद्धि हुआ है बाद में 10 नए छात्र आए हैं, उन्हीं का औसत पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो देखिएगा यहां पे कि 50 छात्रों के कुल आयु के योग में से हम अगर 40 छात्र के कुल आयु का योग घटा देंगे तो जो बचेगा वह 10 छात्रों के आयु का योग बचेगा। तो देखिएगा 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 होगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8, 7 में से 6 घटाइएगा तो 1, यानी 185 वर्ष 10 छात्र के आयु का योग निकला। तो हम लोगों से एवरेज पूछा है, तो एवरेज बराबर होता है यानी औसत बराबर कुल योग बटा में कुल संख्या। तो देखिए कुल योग कितना है 10 छात्रों के आयु का, तो 185 है और बटा में 10 छात्र हैं तो 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग दीजिएगा तो 18.5 वर्ष इसका औसत आयु निकल करके आएगा। किसका, तो नए लड़के का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि 7 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1650 रुपया। 7 कुर्सी है और 2 मेज है, ये दोनों का कुल मूल्य जो है वह 1650 रुपए। बोला कि 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है, यानी 2 कुर्सी का मूल्य जो है 1 मेज के मूल्य के बराबर है। तो हम लोगों से पूछा है तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य क्या होगा। तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य हम लोगों से पूछा है, तो देखिएगा यहां पे क्या करते हैं कि 1 मेज बराबर 2 कुर्सी, तो 2 मेज बराबर कितना कुर्सी, 1 मेज बराबर 2 कुर्सी, तो 2 मेज बराबर कितना 4 कुर्सी होगा। तो 7 कुर्सी प्लस 4 कुर्सी बराबर 1650। 7 4 11, 11 कुर्सी का दाम अब हो गया 1650। 11 से काटिएगा तो 11 एकम 11, 11 5 55, यानी 150 रुपया। तो 1 कुर्सी का दाम यहां से निकल करके आ गया, 1 कुर्सी बराबर 150 रुपए। 1 कुर्सी का मूल्य यहां से निकल करके आ गया कितना, 150 रुपया। अब देखिए 1 कुर्सी का मूल्य 150 रुपया है, तो 1 मेज का मूल्य जो है 2 कुर्सी के मूल्य के बराबर है। तो 1 कुर्सी का 150, तो 2 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 2 गुने 150 बराबर 1 मेज, तो हो जाएगा 300 रुपया 1 मेज का, 1 मेज का। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है कि 1 मेज, 1 कुर्सी और 1 मेज का कीमत, तो 1 कुर्सी प्लस 1 मेज का कीमत, तो 1 कुर्सी का कीमत है 150 रुपया और 1 मेज का कीमत है 300 रुपया। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 450 रुपया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर है। बोला क्या कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब इस व्यक्ति वर्तमान आयु, यानी इस व्यक्ति का वर्तमान आयु इसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिएगा यहां पे एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है। 1 वर्ष पहले का बात बोल रहा है कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु इसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो पुत्र का आयु अगर 1 रहा होगा या फिर x मान लीजिए, इसको x रहा होगा तो इसका 7 गुना, तो ये हो गया 7x। तो 7x वर्ष
व्यक्ति का आयु कब रहा होगा, 1 साल पहले। तो अभी वर्तमान में जो होगा, वर्तमान में देखिएगा 7x 1 साल पहले का है, तो वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ये हो गया व्यक्ति का वर्तमान आयु। और पुत्र का वर्तमान आयु 1 वर्ष पहले x वर्ष का था, तो अभी वर्तमान में कितना, x + 1। यहां पे बोला कि अब इस व्यक्ति का वर्तमान आयु इसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। अब जो व्यक्ति का वर्तमान आयु जो है ना, इसके पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है। तो वर्ग कर दीजिए इसको, दोनों बात बराबर यहां पे बोल रहा है। तो पूछ रहा है तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो व्यक्ति का वर्तमान आयु हम लोग को निकालना है, तो यहां से निकालेंगे तो ए हो गया 7x + 1 बराबर a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² + 2ab यानी 2x + b² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सेम चीज देखिए, प्लस में इधर है और प्लस में उधर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2x को इधर ला करके हम घटाते हैं तो 5x बचेगा बराबर x²। एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना बच गया, 5। x का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम लोगों से पूछा है कि पिता का वर्तमान आयु यानी व्यक्ति का वर्तमान आयु, अतः व्यक्ति का वर्तमान आयु बराबर, देखिएगा वर्तमान आयु कितना है, तो 7x + 1 है। तो 7x + 1 यानी 7 × 5 + 1, तो 7 × 5 = 35 + 1 यानी 36 वर्ष। व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना निकल गया, तो 36 वर्ष निकल गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि 3 पुरस्कारों की कुल कीमत 2720 रुपए है। तो 3 पुरस्कार मान लेते हैं, माना कि पहला पुरस्कार A, दूसरा B और तीसरा C, और ये तीनों को मिला करके कितना है, 2720 रुपया। 2720 रुपया। यदि दूसरे पुरस्कार की कीमत पहले पुरस्कार का 3/4 है, यानी दूसरे पुरस्कार का जो कीमत है पहले पुरस्कार का 3/4 है, यानी पहले पुरस्कार का 3/4 बराबर दूसरा पुरस्कार। B को हम इधर लाते हैं तो A/B बराबर हो जाएगा, ई पलट जाएगा जाकर के, यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3। तो यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर, क्योंकि बटा को अनुपात में भी लिखते हैं 4/3। यहां से A/B का वैल्यू निकल गया। अब देखिएगा बोला कि तीसरा पुरस्कार का कीमत दूसरे पुरस्कार का 1/2 है, यानी तीसरा पुरस्कार का जो कीमत है दूसरे पुरस्कार के 1/2 के बराबर है। C को हम इधर लाते हैं तो B/C बराबर हो जाएगा 2/1, यानी B/C बराबर हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। यहां से एक चीज निकल गया। तो पूछ रहा है प्रथम पुरस्कार की कीमत क्या है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे ऐसे, A का मान रखेंगे यानी A, B और C तीनों का मान निकालेंगे। तो A का मान यहाँ पे 4 है, B का मान देखिए 3 है, इसमें B का मान कितना है, 2 है, तो B के नीचे लिखेंगे 2 और C का है 1। इसको गुना करते हैं हम लोग इस प्रकार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो देखिएगा यहाँ पे कि A को मिलता है 8 रुपया, B को मिलता है 6 रुपया और C को मिलता है कितना, 3 रुपया, है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कि तीनों को मिलाकर के अनुपात में कितना मिलता है, तो 8, 6, 14, 14, 3, 17, अनुपात में 17 रुपया मिलता है, लेकिन मिलता है कितना, 2720 रुपया, 2720 रुपया। अब इसको हम लोग काटेंगे, तो काटिए इसको, 17 एकम 17 और 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 छके 102 यानी 160 बार में अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 160। अनुपात 1 का वैल्यू 160 हो गया। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि प्रथम पुरस्कार की कीमत क्या है, तो
तो देखिएगा प्रथम पुरस्कार का कीमत क्या है 8 है, अनुपात 1 का वैल्यू 160, तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 8 गुने 160, 16 अठे 128, यानी 1280 रुपए प्रथम पुरस्कार बराबर हो जाएगा, यानी ए बराबर, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है, r का मान k का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा कि किससे भाग दिया जाता है, तो x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो शेषफल परिमेय से हम लोग जानते हैं कि देखिए कि जिससे भाग दिया जाता है यानी भाजक बराबर क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, x माइनस 2 बराबर 0, यानी जिससे भाग दिया जाता है उतना बराबर 0 लिखा जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। और शेषफल बराबर शेषफल हम लोग करते हैं, शेषफल कैसे निकलता है, तो यहां पे जिसमें भाग देना है उसमें इसका जो वैल्यू आया है उसको डाल देते हैं तो बराबर शेषफल हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 7 लिख सकते हैं, शेषफल बराबर शेषफल। अब यहां देखिए x का मान क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस के बराबर 7, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस के बराबर 7, 4 आ 2 6 जाकर के उधर घर जाएगा तो 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 बचेगा, यानी के बराबर 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 142, 148, 154, अप टू डॉट डॉट का 12वां पद क्या होगा, यानी 12वां पद हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा, और यह कौन सा क्वेश्चन है, तो समांतर श्रेणी का है, यानी समांतर श्रेणी में दिया गया है इस चीज को, और बोला कि 12वां पद यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 12 नंबर पर कौन आएगा, यानी 12वां नंबर पर कौन आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि a बराबर क्या होता है, तो a बराबर होता है प्रथम पद, तो 142 प्रथम पद हो गया 142। अब देखिएगा कि सर्वांतर यानी डिफरेंट इसके बीच का जो है वह कितना का है, तो देखिए 42 142 है 148 है तो 6 का अंतर है, 6 बढ़ रहा है, इसमें देखिएगा तो 6 बढ़ रहा है। ठीक है, तो सब में यानी एक दूसरे पद में क्या हो रहा है कि 6 का वृद्धि हो रहा है, यानी प्रत्येक पद में 6 का वृद्धि हो रहा है। तो d बराबर हो जाएगा आपका 6, और n बराबर हम लोग को पता है कि 12वां पद, कौन सा पद, तो 12वां पद, तो n बराबर हो गया 12। अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोगों से पूछा है कि 12वां पद क्या होगा, तो देखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो हम लोग जानते हैं कि tn बराबर नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो tn निकालना ही है। a बराबर कितना, तो 142 प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1 गुने d का मान देखिए तो कितना, तो 6, d का मान 6, तो ये हो गया 142 प्लस ये हो जाएगा 12 में से 1 घटेगा 11 गुने 6। सबसे पहले गुना का काम करेंगे, तो 142 गुने प्लस 142 प्लस 11 छक 66, ये हो जाएगा 6 2 8 6 4 10 के 0 1 1 2, यानी 208 हो जाएगा। तो 12वां पद जो होगा वह कौन होगा, 208 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, और इसमें आपको दिख रहा होगा दंडालेख का क्वेश्चन है, यह दंडालेख दिख रहा होगा। इसमें बोला कि उपरोक्त
बार ग्राफ 4 राज्यों ए बी सी डी में 3 अनाज पी क्यू आर के उत्पादन को दर्शाता है। अनाज क्यू के कुल उत्पादन में बी राज्य का कितने प्रतिशत योगदान है। तो देखिए क्यू राज्य का उत्पादन हो जाएगा कुल उत्पादन। तो देखिए क्यू जो है वह ईंट वाला से दर्शाया गया है। क्यू जो है वह ईंट टाइप का जो बनाया गया है दीवार, उससे दर्शाया गया है। तो ए राज्य में देखिएगा कि कितना है, 10 है, तो 10 लिखेंगे, प्लस बी राज्य में कितना है, तो बी राज्य में देखिएगा 20 है, तो 20 लिख दिए, प्लस सी राज्य में 15 है, प्लस डी राज्य में 25 है। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 के 0, 2 3 2 5 1 6 1 7, यानी 70 आ गया। यानी क्यू राज्य में कुल उत्पादन 70 आ गया। और देखिए बी राज्य का कितने प्रतिशत योगदान है, तो बी राज्य का कितने प्रतिशत योगदान है, तो बी राज्य में देखिएगा कि बी राज्य, तो बी राज्य में क्यू का उत्पादन कितना है, तो 20 है, 20 है। तो हम लोगों से पूछा है कि बी राज्य का कितने प्रतिशत योगदान है। तो यहां पे समझिए कि कुल उत्पादन नीचे लिखेंगे, कुल उत्पादन यानी अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत बराबर कुल उत्पादन नीचे लिखेंगे। तो क्यू में कुल उत्पादन कितना है, तो 70 है, यानी क्यू अनाज है, तो क्यू अनाज का कुल उत्पादन 70 है, जबकि बी राज्य में क्यू अनाज का उत्पादन 20 है, तो इसको ऊपर लिखेंगे। यानी कुल नीचे लिखा जाता है मूल मान, और जितना उसका वैल्यू है उतना ऊपर लिखा जाता है। तो समझिए कि बी राज्य में कितना मान है इसका, 20, यानी क्यू अनाज का 20 वैल्यू है, तो 20/70 हो गया, और गुने 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 200, अब बटा में 7, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60, 7 8 56, बच गया 4 बटा में 7, यानी 28.4/7 प्रतिशत क्यू अनाज का उत्पादन बी राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि ए बी और सी डी के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समांतर ज्या है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों ज्या के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिएगा कि एक वृत्त दिया गया है, और इसमें बोला क्या कि ए बी और सी डी के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समांतर ज्या है। ए बी और सी डी 2 ज्या है, विपरीत किनारों पर 2 समांतर ज्या है, इसका मतलब इसके बीच में समान अंतर है। ये हो गया आपका ए बी, ज्या ए बी, और ये हो गया आपका ज्या सी डी। अब यहां पे बोला है कि यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ए से बी तक का 10 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक का 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, यानी सी से डी तक का दूरी हो गया 24 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त का जो त्रिज्या है, तो देखिए यहां पे केंद्र होता है, यहां से इसको हम लोग इस प्रकार अगर मिलाते हैं, इस प्रकार मिलाते हैं, तो हम लोगों से बोला है क्या कि ये त्रिज्या जो है, तो त्रिज्या हम लोग इस प्रकार भी माप सकते हैं, इस प्रकार, यानी वृत्त के जो
व्यास होता है, तो व्यास होता है बिल्कुल सेंटर से होता है, यानी बीच से होता है। तो बीच से होता है तो सोचिए कि ये इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इस प्रकार, है ना। तो सोचिए कि ये त्रिज्या हो गया। अगर इधर से हम लेते हैं तो ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे वृत्त के आधा से पूरा लिया गया है, तो पूरा व्यास हो जाएगा, तो आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। बोला क्या कि 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों ज्या के बीच की दूरी क्या होगी, यानी ये दोनों ज्या के बीच का दूरी हम लोगों से पूछा है। तो यहां पे समझिएगा कि इसका त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि बिल्कुल बीच से इसको काटा गया है, तो बीच से जब काटा गया तो यहां से यहां तक के 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो यहां हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, होगा ना। और यहां पे देखिए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो बन रहा है आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह जो त्रिभुज बन रहा है आपका, त्रिभुज यहां से ए वाला, यह समकोण त्रिभुज है। उसी प्रकार यहां पे देखिए कि इसका जो लंबाई है 24 है, तो देखिए आधा से काटा गया तो 12 सेंटीमीटर इधर होगा, 12 सेंटीमीटर इधर भी होगा, ठीक है। अब हम लोगों से यहां तक का बीच का दूरी पूछा है, यहां से लेके यहां तक का। तो देखिएगा कि यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, यहां पे ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इसका आधार हो गया और इसका ये लंब हो गया। अब यहां पे देखिए ये जब लंब हो जाएगा तो इसका ये आधार हो जाएगा, ये वाला। तो यह जो है 12, 13 और यहां पे अगर हम 5 कर देते हैं, 5, तो यह ट्रिपलेट बनाता है, यानी तीनों मिलकर के ट्रिपलेट बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आप निकाल करके देख सकते हैं। तो देखिए 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144 बराबर 169, 13 के स्क्वायर 169। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 169 बराबर 169, यानी यह क्या बना रहा है, तो ट्रिपलेट बना रहा है, यानी तीनों मिला करके। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब यह 5 है और ये 12 है और ये 13 है, तो देखिए यहाँ पे 13 है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो दोनों ज्या के बीच का दूरी जो हो जाएगा, यहां से यहां तक के 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक के 12 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों ज्या के बीच का दूरी निकल जाएगा। तो देखिएगा यहां कि अतः दोनों ज्या के बीच की दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 12 5 17 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि दो संख्याओं का योग 22 है तथा इनके वर्गों का योग 250 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है तो अज्ञात राशि को हम लोग XY मान लेते हैं। तो माना कि छोटी संख्या बराबर x मान लिए, तो देखिए बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, दो संख्याओं का योग कितना है, 22 है, तो 22 में से यदि हम छोटी संख्या घटा देते हैं तो बड़ी संख्या हो जाएगा। अब दोनों के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी दोनों के वर्गों का योग दिया गया है कितना, 250। हम लोगों से पूछा है छोटी संख्या, तो x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां से इसको तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 22 के स्क्वायर जो होता है 484 हो जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस में हो जाएगा आपका कितना, 22 दूनी 44x बराबर 250। इसको इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 44x बराबर
इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे 4 में से 0 घटेगा तो 4 बचेगा, 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा, माइनस में 234 आ जाएगा। 2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 22x बराबर हो जाएगा माइनस 234। 2 से यदि काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 117 बार में एक्स स्क्वायर माइनस 22x, उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 117, उधर कुछ नहीं तो 0। अब यहां पे देखिए कि फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको तोड़ना है, फर्स्ट इंटू लास्ट पे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे और दोनों को जोड़ घटा करके बीच बनाना चाहिए। तो 117 में 1 से तो 117 हो गया, और 117 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके घटा करके क्या आना चाहिए, तो बीच बनाना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि 13 नमा 117 और 13 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 9x प्लस 117 बराबर 0। और इसको इधर लिख देते हैं। यहां देखिएगा कि दोनों में कॉमन लेंगे, x लेते हैं तो बच गया x माइनस 13, और यहां से माइनस 9 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा आपका x माइनस 13 नमा 117। तो ये दोनों के बदले में a को लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, यानी x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो गया। एक मान यहां से निकल करके आ गया 13। जबकि दूसरा देखिएगा कि x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए कि दोनों में कौन छोटी संख्या है, दोनों x का ही वैल्यू आया है। तो सोच के देखिए कि अगर हम 13 ले लेते हैं तो 13 ले लीजिएगा तो इसमें से आपको 13 घटाना होगा। तो 13 जब घटाइएगा 22 में से तो 9 बचेगा, तो 9 जब बचेगा तो बड़ी संख्या 9 थोड़ी होगा और छोटी संख्या 13 थोड़ी होगा। तो देखिए छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो यहां पे 9 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। छोटी संख्या 9 हो गया, और इसमें से 22 में से 9 घटाइएगा तब 13 बचेगा, यह तो बड़ी संख्या 13 हो जाएगा, है ना। तो दोनों में यहां पे थोड़ा सोच समझ के इसको लगाइएगा कि 9 रखेंगे अगर छोटी संख्या बराबर, तो जितना कम घटाएंगे 22 में से उतना ही आपका ज्यादा आएगा, यानी बड़ी संख्या आएगा। तो बड़ी संख्या 13 हो जाएगा, जबकि छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 9। तो हम लोगों से पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर कितना आ गया, 9। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है 4:5:6 के अनुपात में, तथा इनका औसत 35 है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा बीच वाली संख्या हम लोग को 5 निकालना है, तो औसत बराबर औसत करेंगे। तो यहां से देखिए अनुपात में जो होता है यह आंशिक रूप होता है, तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 4x, 5x और ये हो गया 6x। तो हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 5, 11, 11 और 4 15, 15x टोटल योग हो गया। कितना संख्या, 3 संख्या, तो 3 से भाग दे देंगे तो यह औसत हो जाएगा। तो औसत इतना है, लेकिन है कितना, 35 है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 3 से 3 पचे 15 और 5 से 5 सते 35, यानी x का वैल्यू यहां से आ गया कितना, 7। हम लोगों से पूछा है बीच वाली संख्या क्या है। तो देखिए बीच वाली संख्या तो यही है 5x, 5 गुने x का वैल्यू रखेंगे 7, यानी 7 पचे 35, यानी बीच वाली संख्या कौन निकल करके आ गया, 35 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला कि एक निश्चित राशि पर 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5080 रुपए है। उसी राशि का उसी दर से 6.2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा यहां पे
कि 16 पूर्णांक रेट जो दिया गया यानी दर 16.2/3%। तो 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6। भिन्न में बदलिएगा तो 1/6 हो जाएगा। नीचे वाला मूलधन होता है यानी हर जो होता है मूलधन होता है और ऊपर वाला ब्याज होता है। तो 6 रुपया में 1 रुपया ब्याज यानी 7 रुपया, तो 7/6 हो जाएगा। तो अब ऊपर हो गया मिश्र धन और नीचे हो गया मूलधन। और जितना वर्ष का बात बोला है उतना पावर इस पर चढ़ा देते हैं। तो 3 वर्ष है तो 3 पावर चढ़ा देंगे। अब देखिएगा कि 7 का क्यू होता है 343 बटा में 6 के क्यू होता है 216। तो देखिए 343 क्या है, यह आपका मिश्र धन है, जबकि मूलधन कितना है तो 216 है। तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो CI बराबर हो गया आपका 13 में से 6 घटेगा तो 7, 3 में से 1 घटेगा 2 और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, यानी 127 आ गया। 127 यूनिट मान लीजिए इसको। 127 यूनिट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 127 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि है 5080 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। इसे काटिएगा 127 से तो यह कट जाएगा 40 बार में, यानी 7 चौके 28 के 8, 12 चौके 48, 2 50, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना तो 40 रुपया। हम लोगों से पूछा है कि साधारण ब्याज अब ज्ञात करना है, तो 40 से इसमें गुना करेंगे तो ये मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन हो जाएगा आपका यानी P बराबर 0, 6 चक 24 के 4, 4 एकम 4 आ 2 6, 4 दूनी 8, यानी 8640 रुपया इसका मूलधन आ गया। तो देखिएगा SI बराबर होता है P गुने यानी 8640 P गुने R गुने रेट क्या है, वही रेट है पहले वाला ही। तो रेट हो गया 16×48 और 2 50, 50/3, तो 50 ऊपर लिखेंगे 3 नीचे लिखेंगे, ठीक है। गुने समय कितना है, तो समय है आपका 6.2/3, तो 6.2/3 को तोड़िएगा तो 36 18 2 20, यानी 20/3 हो जाएगा। तो नीचे 3 आ गया और गुने नीचे में 100 रहता है पहले से सूत्र से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको काटेंगे, तो इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से इसको काटेंगे तो 3 से ही कटेगा, या फिर 3 3 9, 9 से डायरेक्ट काट दीजिए, 9 9 81, बच गया कितना 5, 9 छक 54, 1 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, यानी 960 गुने 10, ये हो जाएगा आपका 9600। 9600 रुपया इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। उसी दर से समय अलग है, यानी समय हो गया आपका 6 साल कुछ महीना, यानी 6.2/3 वर्ष। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना 9600 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है 5 5 दे दिया गया है, 5 टाइम्स 5 है, 2 4 5 प्लस 4 टाइम्स 5 है, यानी 5 5 5 5 प्लस 3 टाइम्स है प्लस 2 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम्स 5 बराबर व्हाट, यानी इसका योग पूछा है। तो क्षैतिज जोड़ है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि इकाई को सबको जोड़ना है, फिर दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ। और ऐसे जोड़ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दीबाजी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, ज्यादा वाला इससे कम, इससे कम, इससे कम। तो इस प्रकार के जब रहेगा तो सीधा क्या करना है कि 5 लिखना है, यानी जो संख्या दिया गया उसको लिखना है एगो निकाल करके। और कितना बार है देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 बार गुना कर देंगे।
फिर देखिए 5 कितना बार, तो 4 बार, 5 कितना बार, तो 3 बार, 5 कितना बार, तो 2 बार, 5 कितना बार, तो 1 बार। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जोड़ना है। तो जोड़ना है, ऊपर से गुना करते चलेंगे और हासिल जो है इसके नीचे आते जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 50 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 5 के 15 2 17 के 7 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। यही आपका योग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि 2.53 पर एक रिंग को भिन्न में बदले। इसको भिन्न में बदलना है, तो इसको देखिए कैसे बदलते हैं हम लोग। सबसे पहले ऊपर में यानी जो दिखाई दे रहा है, जितना दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए, दशमलव को भूल जाइए और ऊपर जो रेकरिंग लगा हुआ है उसको भी भूल जाना। कितना दिखाई दे रहा है, देखिए 253 दिखाई दे रहा है, लिख दीजिए 253। इसका रेकरिंग जिस पर लगा हुआ है उससे पहले कितना दिखाई दे रहा है, दशमलव छोड़ करके, तो 2 दिखाई दे रहा है, 2 घटा दीजिए। अब नीचे में क्या लिखना है कि दशमलव के बाद देखना है, ठीक है। नीचे में लिखने के लिए दशमलव के बाद देखना है कि कितना अंक पर एक रिंग, तो 2 अंक पर एक रिंग, तो 2 गुना 9, और जितना अंक पर एक रिंग नहीं तो उतना 0 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 गुना 9 लिख दिए, और कोई है दशमलव के बाद नहीं है तो बस रहने दीजिए इसको। ये हो जाएगा 253 में से 2 घटाइएगा तो 251 अब बटा 99, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो देखिएगा ए किसी कार्य का यानी कोई काम है उसका 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा। तो देखिएगा ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो कुछ नहीं करना है इसको, यानी ये जो भिन्न में है इसको पलट दीजिए, यानी 3/2 कर दीजिए और गुना 8 कर दीजिए, तो 2 चौके 8 4 तिहाई 12। ए को पूरा काम करने में 12 दिन का समय लगेगा। बी उसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, तो उसको पलट दीजिए, यानी बी जो है उसी कार्य का 1/2 भाग कितना दिन में, 5 दिन में। तो पूरा काम करने के लिए इसको कितना होगा, तो 2/1 गुने 5, तो 5 दूनी 10, यानी बी को लगेगा 10 दिन। और सी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है। सी क्या करता है, उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। तो देखिएगा इसको पलटेंगे तो 5/3 हो जाएगा गुने 9, 3 तिहाई 9 5 तिहाई 15, यानी सी को लगता है कुल काम करने में 15 दिन। तो इस प्रकार आप यहां से ऐसे निकाल सकते हैं कुल काम को, ठीक है। तो देख लिए कैसे निकलेगा। अब बोला है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तीनों का, तो तीनों का एलसीएम जो होगा वह 60 हो जाएगा। 12 25 60, 10 6 60, 15 चौके 60। जब तीनों मिलकर के काम करेगा यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो कुल काम देखिए कितना होगा, तो एलसीएम जो होता है वह कुल काम के बराबर होता है, जबकि इधर क्षमता होता है, यानी ए का क्षमता एक दिन में 5 काम करने का है, बी का क्षमता एक दिन में 6 काम करने का, और सी का क्षमता है एक दिन में 4 काम करने का। तो 60 काम को ये तीनों मिलकर के प्रतिदिन कितना काम करेगा, तो 6 4 10 5 15 काम प्रतिदिन करेगा, तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः देखिए 115 मीटर है, यहां पे गलती लिख दिया गया 125 मीटर, क्योंकि 125 लीजिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। तो 115 मीटर 110 मीटर है, यानी 2 रेलगाड़ी है जिसका पहला का लंबाई 115 मीटर और दूसरा का 110 मीटर, समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकेंड का समय लेती है, परंतु यदि वे विपरीत दिशाओं में चले तो पार करने में केवल 15 सेकेंड का समय लेती है। तेज रफ्तार वाली गाड़ी की चाल क्या है। तो माना कि तेज रफ्तार वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी
की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धीमी गति, तो धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा कि एक ही दिशा में जब जाएगा तो चाल क्या होता है, घट जाता है। एक ही दिशा में चाल क्या होगा कि घट जाएगा और विपरीत दिशा में क्या होगा कि चाल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक ही दिशा में बोला क्या कि समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लगती है। यानी एक ही दिशा में क्या होगा कि चाल घट जाता है, तो x माइनस वाई, तो चाल बराबर चाल करेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कहां से लेंगे, तो दूरी के जगह पर क्या लिखेंगे कि दोनों ट्रेन के लंबाई का योग, क्योंकि ट्रेन को पार करे, ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन यदि ब्रिज को पार करता है तो दोनों का लंबाई क्या होता है कि जुड़ जाता है। तो दोनों का लंबाई जोड़िएगा तो 115 और 110 225 हो जाएगा, 225 मीटर। अब बटा में समय, कितना समय में, तो 27 सेकेंड में यह पार कर जाता है। तो बटा में 27, ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड में चाल हो गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से इसमें भाग देना होगा। तो ये हो गया आपका 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 50, 25, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों के चाल का अंतर जो आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब बोला है क्या कि विपरीत दिशाओं में चले तो पार करने में केवल 15 सेकेंड लगता है। तो देखिए विपरीत दिशा में चाल क्या होगा कि जुड़ जाएगा, तो x प्लस वाई, चाल बराबर चाल करेंगे तो 200 दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 225। आप बटा में कितना समय में, तो 15 सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, 5 से इसको काटिएगा तो 5 से 15, 5 चौके 20, 50, 25, 5 से काटेंगे 5 9 45, 3 से 3 छक 18, 9 छक 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों का योग आ गया। अब देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ करके बटा में 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 30 प्लस 54 बटा में 2, ये हो जाएगा 84 बटा में 2, काटेंगे इसको 42, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार वाली गाड़ी की चाल हो गई। अगर धीमे गति वाली पूछा जाता तो क्या करते कि दोनों को घटा करके और 2 से भाग देते। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा √2 का मान 10.8 अंकों तक पूछ रहा है। तो √2 का मान होता है 1.414, इतना तो हम लोग लेते ही हैं। और इसके बाद का जो मान होगा वह हो जाएगा आपका 21, 35, 6। ये हो गया आपका दशमलव के बाद 8 अंकों तक यह मान हो गया, यानी √2 यानी 2 का वर्गमूल कीजिएगा तो इतना निकल करके आएगा 8 अंकों तक के। तो जितना अंक तक के पूछेगा उतना हम लोग निकाल सकते हैं यहां से आसानी से। तो यह आंसर हो जाएगा आपका 63 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 2 आदमी तथा 7 लड़के किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी 2 आदमी और 7 लड़का बॉय, इतना आदमी मिल करके 14 दिन में काम समाप्त कर सकता है। जबकि 3 आदमी और 8 लड़के 11 दिन में। 3 आदमी 3 मैन प्लस 8 बॉय कितना दिन में, तो 11 दिन में। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 8 आदमी तथा 6 लड़के इसे तिगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे इसको गुना करेंगे हम लोग, तो 14 दूनी 28 m प्लस
14 सते 98 बी बराबर 11 तिहाई 33 एम प्लस 11 अठे 88 बी। अब यहाँ पे देखिए कि बी को उधर घटाते हैं, इसको इधर लाते हैं, चाहे इसको उधर भेज दीजिए तो 33 एम में से 28 एम घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 एम बचेगा। इसके बाद 98 बी में से 88 बी घटाइएगा तो 10 बी बचेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी एक आदमी के बराबर 2 लड़का काम करेगा। यहां से ये चीज निकल गया, एक आदमी के बराबर 2 लड़का काम करेगा। तो इसमें हम लोगों से पूछा है कि 8 आदमी तथा 6 लड़के इससे तिगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए 8 आदमी और 6 लड़का इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो यहां से आपको क्या करना है कि LHS लिख लीजिए चाहे RHS लिख लीजिए। तो LHS लिखेंगे हम लोग तो 2m प्लस 7b गुने 14, और आगे जो पूछ रहा है उसको लिखना होता है। तो 8 आदमी और 6 लड़का उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, यानी D2 पूछ रहा है। और कितना काम को, तो इससे 3 गुना काम को। तो देखिएगा यहाँ पे ये अगर एक काम है, नीचे में काम लिखा जाता है, तो उधर 3 काम, यानी इससे 3 गुना काम को, यानी ये 1 होगा तो ये इससे 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बराबर। अब यहां पे समझिएगा कि एक आदमी बराबर 2 लड़का है, तो आदमी को लड़का में चेंज कर देते हैं। तो एक आदमी बराबर 2 लड़का, तो 2 आदमी बराबर कितना लड़का, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 लड़का। तो 7 और 4 11 लड़का हो जाएगा गुने 14 बटा में 1 बराबर। एक आदमी बराबर 2 लड़का, तो 8 आदमी बराबर कितना, तो 16 लड़का। तो 16 6 22 लड़का गुने D2 निकालना है बटा में 3। अब यहां से इसको काटेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 दूनी 22, 2 से 2 सते 14, 3 से इधर गुना हो जाएगा तो 7 21, यानी D2 बराबर हो जाएगा 21 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा कि 21 दिनों में उससे 3 गुना काम को समाप्त कर सकता है 8 आदमी और 6 लड़का मिलकर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि 2 संख्याओं का लॉसा 30 तथा मौसा 5 है, उनमें से एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसा गुने मौसा। तो लॉसा 30 है, मौसा 5 है, लॉसा गुने मौसा बटा में पहली संख्या, तो पहली संख्या 15 दिया हुआ है, तो 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, दूसरी संख्या निकल कर क्या आ गया 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि 60% सांद्रता के अम्ल घोल के 40 लीटर को 80% सांद्रता के 35 लीटर में मिलाया जाता है, नए घोल में अम्ल की सांद्रता क्या है। तो देखिएगा कि 40 लीटर का 60% आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 लीटर, 24 लीटर हो गया। इसके बाद 80% किसका, 35 लीटर का 80% निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 7 चौक 28 लीटर। अब बोला क्या मिलाया गया है, तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता क्या होगी। तो नए घोल में देखिएगा, नए घोल में सांद्रता का प्रतिशत बराबर हो जाएगा। देखिएगा कि टोटल कितना लीटर था, 40 और 35 कितना, तो 75 लीटर था। 75 लीटर में अब कितना है, ये दोनों को मिलाने के बाद तो 8 4 12 के 2 2 2 4 1 5 52 और गुने 100% में निकालना है। इसको काटिएगा, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100। अब नहीं कटेगा तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20,
208/3। इसको भाग देंगे तो 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 नंबर 27, 1/3%। यानी नए घोल में सांद्रता का प्रतिशत जो हो जाएगा 69.1/3% हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोणों और एक नियमित द्वादशभुज के आंतरिक कोणों के माप का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अब बटा में n, n-2 इंटू 180 अब बटा में n। अब यहाँ पे देखिएगा कि अष्टभुज है और द्वादशभुज है। द्वादशभुज मतलब 12 भुजाओं से बनी हुई, ठीक है। दशभुज मतलब होता है 10 भुजा और द्वादशभुज मतलब होता है कि 12 भुजाओं से, ठीक है। तो देखिएगा कि n के जगह एक बार रखेंगे क्या 8 और n के जगह एक बार रखेंगे 12 और दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखिएगा एक बार n बराबर क्या लेंगे 8, एक बार n बराबर 12 लेंगे तो 8 - 2 यानी n-2 गुने 180 अब बटा में भुजा यानी n 8 हो गया अनुपात n-2 यानी 12 - 2 गुने 180 बटा में कितना तो 12 यानी n बराबर अब क्या लेना है तो 12 लेना है। अब यहां पे देखिएगा कि 8 में से 2 घटेगा तो 6 गुने 180 बटा में 8 अनुपात ये हो जाएगा आपका 10 गुने 180 बटा में 12। इसको यदि काटिएगा 180 से 180 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब देखिए बच गया आपका 3/2 अनुपात 5/3। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए या फिर एलसीएम निकाल करके तो हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9 अनुपात 5 दूनी 10। यही आपका अनुपात आ जाएगा यानी अष्टभुज और द्वादशभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या तथा आयतन बराबर, गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन बराबर होता है। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब यहां से हम लोग निकालते हैं तो देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये वाला पावर 3 यानी 1 r बच जाएगा। अब यहां पे देखिए कि ये हो गया h बराबर 4r, r को इधर लाते हैं तो h/r बराबर हो जाएगा 4/1 यानी h अनुपात r बराबर हो जाएगा 4:1। तो त्रिज्या का 2 गुना होता है यानी व्यास और पहले व्यास और ऊंचाई निकालना है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो देखिए त्रिज्या क्या है 1 है और ऊंचाई कितना है 4 है, 4 है और 1 है त्रिज्या, तो व्यास क्या हो जाएगा 2
r हो जाएगा। तो देखिएगा यहां से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1:2 हो जाएगा किसका, व्यास और ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो हम लोगों से पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा यहां पे कि साइन थीटा बराबर इसको हम उधर ले जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ यदि हम वर्ग करते हैं तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस के पावर 4 थीटा। तो क्या कॉस के पावर 4 थीटा का मान हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखिएगा कि हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पे देखिए कि कॉस 4 थीटा के जगह पर हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि x के पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 6x स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिएगा यहाँ पे कॉमन क्या है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन यदि हम लोग ले लेते हैं तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो जब इसको तोड़िएगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे, यानी 6 एकम 6 या 3 दूनी 6, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 एक्स स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर ये दोनों के बदले में एक बार लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।